Hello and welcome to our program. On our show today, a very special person, somebody who will help us understand the various layers to music, especially Hindi film music. Please welcome Shri K.L. Pandey, musicologist. Pandey ji, welcome to the program. ये म्यूजिकोलॉजिस्ट कौन होते हैं और क्या करते हैं? देखिए, म्यूज़िक ऐसी चीज़ है जिसको बनाने में और प्रस्तुत करने में बहुत लोगों का हाथ होता है। संगीतकार धुन बनाता है, गायक उसको प्रस्तुत करता है, म्यूजिशियंस साथ में होते हैं, लेकिन उसके बाद जो रचना बनती है उसमें कौन से राग का प्रयोग हुआ है, कौन से स्वरों का प्रयोग हुआ है, उसका विश्लेषण करने का कार्य ये म्यूजिकोलॉजिस्ट का होता है। और आपका इस एरिया में इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? इंटरेस्ट बचपन से रहा और ख़ास तौर से क्योंकि मेरे गुरु ठाकुर सुखदेव बहादुर सिंह जी, उन्होंने मुझे संगीत सिखाया और 3 वर्ष तक मैंने क्लासिकल म्यूज़िक पढ़ा। उसके बाद फिर सर्विस में आने के बाद ये केवल एक हॉबी के तौर पे रहा और आगे सर्विस में मैंने धीरे धीरे इसे हॉबी को और आगे बढ़ाया और ये बिल्कुल पैशन की तरह मेरे लिए हो गया। फर्दर आई स्टडीड हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक इन ग्रेटर डिटेल्स एंड देन स्टार्टेड एनालाइजिंग द हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। वी नो फिल्म म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक, और आपने इन दोनों को कहा है कि बहुत गहरा रिश्ता है और एक के बिना, क्लासिकल के बिना फिल्म म्यूज़िक नहीं बन सकता और फिल्म म्यूज़िक क्लासिकल को एक अलग सा रूप देता है जो मन को अलग अलग लोगों को भाता है। तो ये जो आपने इसमें इतनी मेहनत करी, ये कैसे डिसाइड किया कि यू वांट टू लिंक योर क्लासिकल लिनिएज ऑफ लर्निंग टू द फिल्म इंडस्ट्री? संगीत में 7 स्वर होते हैं, सारेगामा पाधानी। इसके अतिरिक्त 4 स्वर कोमल होते हैं, रे गा धा नी, और 1 स्वर तीव्र होता है, तीव्र मध्यम कहते हैं उसे। तो कुल मिलाकर के 12 स्वर होते हैं। इन्हीं के इक्विवेलेंट्स वेस्टर्न म्यूज़िक में भी हैं और इन्हीं के कॉम्बिनेशंस से स्वरों के जो नोट्स हैं, इनके कॉम्बिनेशंस से हमारे किसी भी म्यूज़िक की रचना होती है। तो चाहे वो क्लासिकल म्यूज़िक हो, चाहे वो फिल्म म्यूज़िक हो, इन 12 स्वरों के अतिरिक्त कोई 13वां स्वर नहीं है। और मैं चाहे हम इसमें वर्ल्ड म्यूज़िक को ले लें तो वहाँ भी यही 12 नोट्स हैं जिनसे ये बनते हैं। अब शुद्ध जो शास्त्रीय संगीत है उनमें रागों का शुद्ध रूप से प्रयोग होता है, लेकिन फिल्म म्यूज़िक में इसको प्रयोगात्मक तौर पर रागों को यूज़ किया जाता है। शुद्ध रूप से भी राग यूज़ होते हैं और उनमें मिश्रण भी होता है। उसका उद्देश्य दूसरा होता है, क्योंकि फिल्म में स्टोरी लाइन के हिसाब से गीत जो लिखा जाता है उसमें कौन सी संवेदनाएं हैं, किस मूड का गीत है, उस हिसाब से म्यूज़िक डायरेक्टर राग को चूज़ करता है, फिर वो सुरों में ढालता है और एक रचना को जन्म देता है। बीच में क्योंकि उसके पहले प्रील्यूड्स होते हैं, फिर इंटरल्यूड्स होते हैं, उसके अंतरे किस तरह से बनने चाहिए, गीतकार शब्दों को अगर पहले ही लिख चुका है तो उस हिसाब से ट्यून बनानी पड़ती है, या अगर ट्यून पहले बनाई है संगीतकार ने तो शब्दों को उस हिसाब से ढालना पड़ता है स्टोरी के हिसाब से। तो जो क्लासिकल म्यूज़िक है और फिल्म म्यूज़िक है उसमें एक तरह से 2 अलग अलग धाराएं किन्हीं कारणों से अभी चल रही हैं, लेकिन दोनों में बहुत सामंजस्य है, क्योंकि बिना क्लासिकल म्यूज़िक के प्रयोग के फिल्म म्यूज़िक किसी भी तौर से नहीं बन सकता। एक इंसाइक्लोपीडिया है आपके पास जी, जिसमें सारे गाने आपने टैबुलेट और राग के साथ और स्वर के साथ, उसके बारे में कुछ बताइएगा। 1931 से 2014 तक की फिल्में, मुझे क्योंकि संगीत में जब हॉबी हुई तो धीरे धीरे मुझे कलेक्शन का भी शौक़ हो गया और संगीत संकलन में लगभग मेरे पास अभी भिन्न भिन्न प्रकार के संगीत की करीब 1.5 लाख रिकॉर्डिंग्स हैं। 1.5 लाख जी। और साथ में फिल्में भी हैं, करीब 2000 से अधिक हिंदी फिल्में भी हैं 1932 ऑनवर्ड्स। तो केवल हम संगीत की तलाश के लिए इन फिल्मों को मैंने लिया और उनका विश्लेषण किया। तो 1931 से लेकर के 2014
के मध्य जी। कुल 83 वर्षों में लगभग 9,300 फिल्में बनी हैं और उनमें कुल गीतों की संख्या लगभग 65,000 है, 65,000। तो मैंने इन फिल्मों में से 4500 फिल्मों के गीत चयनित किए और उनमें मैंने राग पहचानने का काम किया। अगर हम सरसरी नज़र डालें तो सबसे ज़्यादा कौन सा राग प्रयोग हुआ है? रागों का थोड़ा सा मैं परिचय दे देना चाहता हूँ, क्योंकि जो 7 स्वर अगर आरोह में यानी चढ़ते हुए स्वर और अवरोह उतरते हुए स्वर, अगर 7 स्वर आरोह में और 7 अवरोह में हैं तो उसको संपूर्ण राग कहा जाता है। राग वो व्याकरण है, वो स्वरों की संरचना है जिससे माधुर्य उत्पन्न होता है। क्रिएशन ऑफ मेलोडी इज ए मस्ट, क्योंकि ऐसे ही स्वरों को अगर हम जोड़ दें और उससे माधुर्य उत्पन्न न हो तो उसको राग नहीं कहेंगे। तो 7 स्वर अगर आरोह में हैं और 7 अवरोह में हैं तो उसको हम संपूर्ण राग की संज्ञा देते हैं, यानी सारेगामा पाधानी सा नी धा पा मा गा रे सा। तो उसी हिसाब से अगर हम 6 स्वर लें तो उस 6 आरोह में और 6 अवरोह में तो उसको कहते हैं षाडव षाडव राग। और अगर 5 स्वर लें आरोह में और 5 अवरोह में तो उसको औडव औडव राग कहते हैं। तो कॉम्बिनेशंस ऐसे भी हो सकते हैं, संपूर्ण षाडव हो सकता है, षाडव संपूर्ण हो सकता है, षाडव षाडव हो सकता है। डिफरेंट परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस अर्थमेटिकली will generate 4,840 ragas. So sorry, just to interrupt here, how many minimum swars do you need to make a melody? ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि 5 स्वर होना बहुत आवश्यक है। कुछ ऐसे राग हैं जिनमें 3 स्वर भी होते हैं, जैसे मालश्री एक राग है लेकिन उसमें 2 स्वर बाद को ढाले गए, मूल रूप से 3 ही स्वर उसमें होते हैं। लेकिन बाकी स्वरों में मिनिमम 5, बाकी और रागों में मिनिमम 5 स्वरों का होना आवश्यक है। तो जो इस तरह से जो राग टोटल बनते हैं वो 4,840 थेरेटिकली। जी। अभी प्रचलित और अप्रचलित रागों की संख्या अगर हिंदुस्तानी शास्त्रीय पद्धति में हम देखें तो वो करीब 500 के होती है, प्लस माइनस 500 प्लस माइनस। तो इन रागों को 10 भागों में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने विभक्त किया है, उनको थाट कहते हैं। और अगर कर्नाटक पद्धति लें तो उनको 72 मेलकर्ता में, 72 मेलकर्ता में उनको बांटा गया है। ये विभक्त हैं इस तरह से। जो फिल्म संगीत में है उसमें सर्वाधिक राग पहाड़ी प्रयोग हुआ है। मैंने 12,770 गीत देखे, उनमें से 3100 गीत राग पहाड़ी पर आधारित थे। आप राग पहाड़ी की बात करते हैं, आई थिंक सबसे पहले जहन में वो गाना आता है ना, सुहाना सफ़र और ये मौसम, कहीं उसी पे है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। ये पेंटाटोनिक राग है, यानी 5 स्वरों का राग है। सारेगापा धासा। इसमें मध्यम और निषाद नहीं होता है। ऐसे बहुत से राग हैं जिनमें मध्यम निषाद नहीं होता है। भूपाली में मध्यम निषाद नहीं होता है, देशकार में मध्यम और निषाद नहीं होता है, दुर्गा में गंधार और निषाद नहीं होता है, सारे मापा धासा होता है। तो एक बड़ी अच्छी बात ये है कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑनवर्ड्स, यानी हम अगर ईस्ट वर्ड्स जाएँ तो म्यांमार, थाईलैंड एंड कंबोडिया, वियतनाम, North and South Korea, China and Japan. Okay. The entire music is pentatonic. Okay. 5 स्वरों का, और सर्वाधिक राग पहाड़ी, भूपाली और दुर्गा प्रयोग हुआ है। आपको ताज्जुब होगा, कोई भी अगर देखें जो फ्लूट पे बहुत से प्रेजेंटेशंस चाइनीज़ और जो अवेलेबल हैं वो सब या तो मालकौंस है, वो भी पेंटाटोनिक है, या हमारा पहाड़ी है, या दुर्गा है, और या भूपाली है। अब जैसे वो गीत है सायोनारा सायोनारा, कल फिर आऊंगी सायोनारा। हाँ जी। तो ये है, ये पेंटाटोनिक प्योर भूपाली पर है। तो ये चीज़ कुछ वातावरण से भी संबंध रखती है, उसके जो टोपोग्राफी है उससे भी बहुत संबंध रखती है, क्योंकि पहाड़ी राग जो है उसमें स्वरों का सीधा पहाड़ की तरह चढ़ाव होता है और उतार भी पहाड़ की तरह ही होता है।
5 स्वरों के साथ ये अच्छा होता है कि कम स्पेस में यू आर एबल टू क्रिएट मोर एंड मोर इम्पैक्ट। ओके। तो इसीलिए पहाड़ी को ज़्यादा यूज़ किया है, हमारे फिल्मों में बहुत यूज़ हुआ है पहाड़ी। राइट। पहाड़ी के बाद फिर नंबर 2 राग खमाज आता है। वो उसमें करीब मुझे 2500 गीत मिले हैं आउट ऑफ 12,700 विच आई हैव सीन। खमाज में यह है कि आरोह में ऋषभ नहीं होता है और अवरोह में कोमल निषाद लगता है। ये भी बहुत ही वातावरण के अनुरूप राग है। मांझी गीत जितने हैं हमारे एस.डी. बर्मन साहब के, सभी खमाज में हैं। मोस्ट ऑफ देम खमाज या माज खमाज। माज खमाज एक दूसरा इसका रूप होता है जिसमें मध्यम पे थोड़ा सा ठहराव होता है और कोमल निषाद आरोह में भी लगता है। तो वो थोड़े से अंतर से, लेकिन आर.डी. बर्मन साहब के ज़्यादातर खमाज में नहीं, इसमें अभिमान के गीत हैं, मीत ना मिला रे अब तो है तुमसे, ये सब खमाज में कोई है। मन का ना। हाँ, लूटे को ये बहुत ही प्योर खमाज है। अच्छा। और तेरे मेरे मिलन किए रहना, ये खमाज है। इस तरह से हीरा पन्ना एक फिल्म आई थी, उसमें 4 गीत आर.डी. बर्मन के, चारों खमाज में हैं। हीरा को पन्ना को तमन्ना है कि हाँ हीरा जी। में, सब खमाज में है। अमर प्रेम में ये है, बड़ा नटखट है ये कृष्ण कन्हैया, ये भी खमाज में है। उसमें एक चंचलता सी है और हाँ। उसमें एक रोमांस है और ये दोनों को ट्रांसेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखिए अमर प्रेम का दूसरा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो भी खमाज में है। तो ऐसे बहुत से सुंदर सुंदर गीत खमाज में बने हैं। तीसरे नंबर का जो आता है वो आता है नट भैरवी। नट भैरवी इसलिए मैं कहूँगा, वैसे तो भैरवी उसको हम मानेंगे जो तीसरे नंबर का सर्वाधिक है। भैरवी में ऋषभ गंधार धैवत निषाद 4 कोमल स्वर लगते हैं आरोह अवरोह में। कोमल स्वर इतना माधुर्य पैदा करते हैं किसी भी रचना में कि वो ख़ास तौर से जो फिल्मों में सिचुएशंस होती हैं उनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो चाहे वो भजन हो, चाहे वो रोमांटिक सॉन्ग्स हो, सब में ये कोमल स्वरों का प्रयोग बहुत ही माधुर्य पैदा करता है। तो ये जो हम मॉडर्न फिल्म के सॉन्ग्स बोलते हैं, रामलीला वगैरह के, इनमें भी रागों का प्रयोग होता है? बिल्कुल, आपने देखिए सही ये पूछा। रामलीला फिल्म में जो राम चाहे लीला एक ये गीत है, ये गीत शुद्ध रूप से भैरवी पे है, यानी रेगाधानी चारों कोमल लग रहे हैं उसमें, आरोह में भी अवरोह में भी, और प्योर भैरवी है। इस तरह से और भी अभी नए जो गीत आए हैं, क्रेजी कियारे, ये भी शुद्ध रूप से भैरवी है। और गाने में कितनी पावर और डायनामिज्म है, और आप बोल रहे हैं स्वर कोमल हैं जी। सो हाउ ब्यूटीफुली दे कम टुगेदर। यस यस, दिस इज द ब्यूटी क्रिएटेड बाय द म्यूजिक डायरेक्टर, कि उसको कैसे वो स्वरों को यूज़ करेगा, कहाँ कहाँ पे यूज़ करेगा। कभी कभी ऐसा करता है, जैसे पुरानी फिल्मों में ऐसा हुआ करता था 30s में ख़ास तौर से जी। एक गीत और एक राग, यानी जो पहली फिल्म आलम आरा का वो गीत है, दे दे खुदा के नाम अगर हिम्मत है कुछ देने की, भैरवी, आलम आरा के कोई रिकॉर्ड नहीं बने थे। तो 1932 में विनायक राव पटवर्धन जी का गाया हुआ, और वही उसमें हीरो थे, वो अहंकार करके, वो प्योर मालकौस है। एक इसी तरह से काफ़ी में है, तिलंग में है, वो माधुरी फिल्म के आगे जितने बने हैं 30s में एक राग का प्रयोग एक गीत में हुआ है, और 40s में भी ये शामिल रहा इस तरह के प्रयोग। लेकिन बात को ऐसा हुआ, म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने ये सोचा कि इसमें जो हम बहुत सी चीज़ें जो हम लाना चाहते हैं स्टोरी से के अनुरूप उसको होना चाहिए, तो उन्होंने मल्टीपल रागास का प्रयोग शुरू किया। पुराने फिल्मी संगीतकार जो थे वो सब सोच करके डालते थे, यानी द यूज़ ऑफ रागास वॉज एज पर डिज़ाइन। ओके। नाउ बहुत से संगीतकार तो सोच करके डालते हैं, लेकिन many people they make, because the ultimate aim is to make a melody which should be acceptable and liked by the people. So appeals here somewhere. Yes, absolutely. So what they are doing, they are picking up something and some rag and then making some melody. And later they also don't know that these are the ragas in this. Okay. But the people like me, they see कि अरे इसमें तो जैसे वीर ज़ारा की वो कव्वाली है, आया तेरे दर पे दीवाना, उसमें 10 राग हैं, 10। ये कव्वाली है वल्ला रे वल्ला 30 मारखा फिल्म में, उसमें 9 राग हैं। एक चतुरनार करके सिंगार, इसमें 7 राग हैं। इट स्टार्ट्स विद भूपाली, देन देयर इज झिंझोटी, देन देयर इज छायानट, देन देयर इज नट बिहाग, देन देयर इज तिलंग, एंड देन देयर इज खमाज। सो इट कम्स इन वन सीक्वेंस लाइक। गाना बदली होता है
हमारे मूड भी चेंज हो जाते हैं, बिल्कुल। रिदम भी बदली हो जाती है। तो राग और मूड का क्या रिलेशनशिप है? बहुत अच्छी बात आपने पूछी। देखिए, राग ऐसी चीज़ है, दिस इज़ ओनली इन अवर हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, इट्स नॉट इन वेस्टर्न क्लासिकल। हमारे जो वेस्टर्न क्लासिकल और हिंदुस्तानी क्लासिकल में एक बहुत मूल अंतर ये है कि हमारा हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक इज़ बेस्ड ऑन मेलोडी, and Western classical like Mozart, Bach, and Beethoven, and this Handel and Tchaikovsky and Tchaikovsky, they have created harmonies. So it is entire thing is based on harmony. Many instruments are being played together in different scales. But here it is, that means it is parallel. The playing is parallel. Here it is linear. Sequential चलता है. The notes they are coming sequentially. So ऐसा भी होता है जैसे किसी क्लासिकल म्यूजिशियन ने राग मालकौंस आज गाया, तो वो मालकौंस के जो स्वर 5 हैं उसके हिसाब से उसने गाया। कल वही सिंगर अगर फिर मालकौंस गाएगा तो नॉट नेसेसरी दैट ही विल फॉलो द सेम पैटर्न, ही विल play the song or he'll sing the song in his own way, but he'll not deviate from the main grammar of Rag Malkauns. But there जो कंपोजर ने, मोजार्ट ने जो बना दिया 18th सेंचुरी में, वही फॉलो होगी सिम्फनी नंबर 40 या सिम्फनी नंबर 30, वो एग्जैक्टली वही फॉलो होगी, बिकॉज ही वाज द कंपोजर एंड नाउ द कंडक्टर इज डूइंग हिज जॉब एंड द म्यूजिशियंस आर डूइंग देयर जॉब. हियर इट इज डिफरेंट. तो होता यह है, हमारा जो क्लासिकल म्यूजिक है इसीलिए वेस्टर्न से डिफरेंट है. हमारे जो गाने नए बनते हैं उनमें अक्सर ये होता है कि अभी ये चल रहा है भैरवी, थोड़ी देर बाद वो कूद करके ट्रैक पे चला गया खमाज पे, फिर उसके बाद चारुकेशी पे आ गया, फिर किरवानी पे चला गया. तो ये इस तरह से जो मूवमेंट्स होते रहते हैं, दे समटाइम्स दे क्रिएट अ डिफरेंट टाइप ऑफ मेलोडी जो कि लोगों को अच्छी लगती है. But use of different ragas together, that's also an art and that is understood by music directors. सभी तरह के रागों को हम मिक्स नहीं कर सकते हैं. मारवा को अगर हम भैरवी के साथ मिक्स करना चाहेंगे तो नहीं होगा. हमको भैरवी को नट भैरवी के साथ कर सकते हैं, भैरवी को खमाज के साथ कर सकते हैं, भैरवी को पहाड़ी के साथ कर सकते हैं, चारुकेशी को किरवानी के साथ कर सकते हैं. सिमिलर काइंड ऑफ रागास दे कैन बी पुट टुगेदर. उसमें ट्रांजिशन बहुत अच्छा होता है. एंड द इफेक्ट इज ऑन द मूड. एब्सोल्युटली, बिकॉज ऐसा नहीं है कि कोई एक बहुत ही डीप, जैसे मैंने मारवा का नाम लिया, बहुत ही डीप राग है वो, और बहुत ही सीरियस मूड का राग है. और एक गाना राग मारवा में है, साथी रे भूल न जाना मेरा प्यार, पोतवाल साहब का, वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग. मारवा इज वेरी वेरी डिफिकल्ट राग. कोमल ऋषभ, तीव्र मध्यम, एक दरबारी पुराना देखिए आप, ओ दुनिया के रखवाले, बैजू बावरा का ये दरबारी है. मालकौंस देखिए पुराने जो हमारे बैजू बावरा में ही है, मन तड़पत हरिदर्शन को आज. और मालकौंस की देखिए मूड डिफरेंट है लेकिन राग वही है. आधा है चंद्रमा रात आधी, एक और राग चंद्रकौंस होता है. ये दोनों साथ साथ में चलते हैं, जिसमें मालकौंस का अगर कोमल निषाद उसको शुद्ध कर दें तो वो हो जाता है चंद्रकौंस राग. और दोनों मालकौंस चंद्रकौंस साथ साथ चलते हैं. गाने सुनो, फिर उसके एक एक हिस्से को बड़े प्यार से लो और उसको एनालाइज करो और फिर कैटलॉग करो इतनी डेप्थ से. इट्स अ लेबर ऑफ लव. ये कब शुरू की और इस यात्रा के बारे में कुछ बताइए. म्यूज़िक कलेक्शन का मुझे बहुत शौक़ रहा है और साथ साथ में लिसनिंग का बहुत शौक़ रहा है. और फिर शुरुआत, जैसा मैंने बताया, मुझे क्लासिकल म्यूज़िक की बेसिक नॉलेज थी जो कि मैंने 3 वर्ष पढ़ा हुआ था. लेकिन बाद में काफ़ी अध्ययन किया, बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ जो इस फील्ड में हैं उनसे विचार विमर्श किया, हर राग को जानने की कोशिश की, उसका विस्तार से अध्ययन किया. और तब आज से 7 वर्ष पहले मेरे दिमाग में आया कि मेरे पास इतने गानों का संचय है और मुझे गाने पसंद भी बहुत हैं और मुझे शास्त्रीय संगीत की थोड़ी बहुत जानकारी है. 7 वर्ष पहले की बात मैं कह रहा हूँ. तो क्यों ना हम ये काम शुरू करें कि जो रागों का प्रयोग हुआ है, जिसको अभी तक
विधिवत रूप से किसी ने किया नहीं था, तो ये काम शुरू किया जाए कि हिंदी फिल्म संगीत में रागों का प्रयोग किस प्रकार से हुआ है, उसका प्रॉपर एनालिसिस की जाए। मेरे दिमाग में ये बात आई क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ कि साहब अगर भैरवी में कहीं शुद्ध दैवत लग जाता है तो उसको लोग मिश्र भैरवी कह देते हैं। खमाज में कहीं पे निषाद शुद्ध लग गया या प्रयोग मध्यम का प्रयोग हो गया तो उसको मिश्र खमाज कह देते हैं। तो हमने कहा हम ऐसा नहीं करेंगे, हम मिश्र शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। वो गाने का पूरा सीक्वेंस देखेंगे उसमें कि पूरा सुन कर के कि पहले कौन सा राग आया है, फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आया है, फिर कौन सा आया है, और हम इसको सीक्वेंशियल अपीयरेंस ऑफ राग के हिसाब से टेबुलेट करेंगे। तो गाने का डीएनए निकाल रहे हैं। बिल्कुल 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 ठीक बात आपने कही। तो उसके लिए डीएनए निकालने के लिए फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़नी पड़ी। फिर इसको विधिवत रूप से जो शुरू किया वो ऐसा था कि मैं आई एम इन द रेलवेज एंड वेरी वेरी बिजी पर्सन अदरवाइज इन द ऑपरेशंस आई हैव ऑलवेज बीन, बट शाम को घर लौटता था तो एक पैशन क्योंकि था कि चलो अब आज शुरुआत करते हैं, उसको लेकर के बैठेंगे, गीत उस फिल्म के गीतों को लेकर बैठेंगे। उसमें बहुत से प्रयोग किए गए हैं। फिर एक अलग गाड़ी चलती थी शाम को। बिल्कुल अलग गाड़ी चलती थी और उसके लिए बहुत इंतज़ार रहता था कि 7 साढ़े 7 बजेंगे और पूरी क्लासिकल म्यूजिशियंस की टीम मेरे घर पे आएगी और 3-4 हारमोनियम लेके लोग बैठेंगे और मैं प्ले करूंगा गाने को और फिर डिस्कशन शुरू होगा। तो इट यूज्ड टू स्टार्ट लाइक दिस दैट आई यूज्ड टू प्ले द सॉन्ग ऑन द सिस्टम एंड देन द म्यूजिशियंस दे स्टार्टेड लाइक दिस, सर इसमें ऋषभ दैवत कोमल दोनों लग रहे हैं, भैरव है। हमने कहा आगे चलो, थोड़ा आगे चले तो पता चला उसमें गाधानी कोमल भी, रे गाधानी चारों कोमल हो गए। तो हमने कहा ये तो पहले भैरव है फिर भैरवी है। कहते हैं कि हाँ साहब ऐसा है, ये राग होता है बसंत मुखारी जिसमें आरोह में भैरव होता है और अवरोह में भैरवी होती है। तो हमने कहा ठीक है, तब इसको हम बसंत मुखारी की श्रेणी में डालेंगे। दूसरा अब राग लेते हैं, दूसरा गीत लेते हैं। मतलब खुद भी बहुत कुछ सीखा। बहुत, इट हैज़ बीन ए वंडरफुल लर्निंग प्रोसेस। और ऐसा लगता था कि ये सब चीज़ें इतने बड़े बड़े संगीतकारों ने, कितने पुराने संगीतकारों ने, हमारे ये सब मदन मोहन साहब, खेमचंद्र प्रकाश जी, आर.सी. बरवाल साहब, ये एस.डी. बर्मन साहब और ये आर.डी. बर्मन साहब, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, शंकर जयकिशन, नौशाद साहब, इन सब लोगों ने इतने बड़े बड़े क्रिएशंस ये सब कर दिए और हम लोगों को दे दिए। तो कम से कम ये भी तो जाने उन्होंने क्या प्रयोग किया, उसकी संगीत की आत्मा, राग का पहचानने का काम। हम लोग सुन लेते हैं कि बहुत अच्छी तरह से कि ये चंदन का पलना, रेशम की डोरी, झूला झूला में निदिया को तोरी, शबाब में कितनी अच्छी लोरी है, लेकिन ये जानने की कोशिश करें कि इसमें शुद्ध पीलू राग यूज़ हुआ है। और पीलू राग इतना बढ़िया है जो इस मूड के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो नौशाद साहब ने सोचा इस गीत को पीलू में ही ढाल। लर्निंग भी खूब हुई और मतलब किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए प्रैक्टिकल अगर सामने हो तो बहुत जल्दी पता चलता है कि अरे हाँ इसमें देखिए कोमल स्वर लग गया ये, तो ये तो बिल्कुल ये वाला राग है। तो उसको फिर टेबुलेट किया और टेबुलेशन में फिर ये किया कि गीत का मुखड़ा, फिर फिल्म, ईयर ऑफ रिलीज ऑफ द फिल्म एंड किस गायक ने गाया है, गीतकार कौन है, संगीतकार कौन है और किस स्केल का गाना है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी ये होता है कि बहुत कहते हैं नहीं साहब इसमें ये राग नहीं, ये राग है, तो उसमें हो ये जाता है कि वो दूसरे स्वर से शुरू करते हैं। जैसे मान लिया इसका षडज जो मूल स्केल जो है वो सी है, सा से है, और उन्होंने उसको मध्यम से शुरू कर दिया एफ से, तो उससे राग बिल्कुल परिवर्तित हो जाएगा। कोई एग्जाम्पल दीजिए। अब ये इस तरह से बहुत से ऐसे गीत हैं जिनमें काफ़ी हम लोगों को मशक्क़त भी करनी पड़ी, जैसे कहीं दीप जले कहीं दिल। अब ये राग, अब ये इसको अगर बी स्केल से प्ले करें तो इसमें किरवानी और शिवरंजनी आता है, शिवरंजनी और किरवानी। अगर उसको डी स्केल से प्ले करें तो उसमें हिंडोल और सोहनी आता है। जो आपने सीखा वो सिखाया भी? जी। आपने लोगों को डॉक्टरेट भी करवाए? जी जी जी, ऐसा हुआ कि मैं जबलपुर में पोस्टेड था उस समय। लोगों को जब पता चला कि ये मिस्टर पांडे इज डूइंग ऑल दिस, सो दे कंटेक्टेड मी एंड स्पेशली द पीपल फ्रॉम क्लासिकल म्यूजिक यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑल्सो द म्यूजिक कॉलेजेस,
they came to me and they requested me for my presentation in their colleges. हमने कहा yes, why not? I want to make this thing popularized that कैसे classical music use हुआ है और सभी गीतों में use हुआ है. तो वो फिर मैंने प्रेजेंटेशंस शुरू किए और प्रेजेंटेशंस के दौरान मैनी the students who wanted to do research, they contacted me along with their guides. So because I am in the service and I cannot guide officially, but then they came to me and I suggested to them कि तुम ये करो कि शुद्ध शास्त्रीय बंदिशों का प्रयोग कितने गीतों में हुआ उस पर रिसर्च करो. मैं तुम्हें क्योंकि मैंने निकाली हुई हैं, वो तुम्हें सब दूंगा और मटेरियल भी तुम्हें पूरा दूंगा, इसमें आगे जो कुछ निकालोगे उसमें हेल्प भी करूंगा. तो एक की उन्होंने बना के भेजा और वो अप्रूव हो गई. फिर उसके बाद दूसरा कहा कि इसमें गज़लों के में शास्त्रीयता कैसे, फिल्मी गज़लों में किस तरह से शास्त्रीय प्रयोग हुआ है, वो निकला, उसका भी अप्रूव हो गया. फिर राग मालिकाएं कैसे प्रयोग हुई हैं, वो भी अप्रूव हो गया. इस तरह से 7 व्यक्तियों ने अपनी PhD जो है वो बेस्ड ऑन व्हाट आई सजेस्टेड एंड द एंटायर मटेरियल, सॉन्ग्स एंड एनालिसिस, बिकॉज I did that with my team, but let it be used by the people. Absolutely. And for because then it will be known to the people कि देखिए ये सब भी चीज़ें हैं. और कैसे हम कंपार्टमेंटलाइज कर देते हैं. Yes, yes. एक्चुअली ये ताना बाना तो सब बुना हुआ है ना, इकट्ठा होता है सारा. मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि पंडित अजय चक्रवर्ती जी जो उसमें बहुत अच्छे यानी वोकलिस्ट हैं वहाँ पर कलकत्ता में, उनको जब मैंने ये सब चीज़ दिखाई तो ये बस सो हैप्पी, कहते हैं मेरे साथ चलिए. तो उनका श्रुतिनंदन है एक जो इंस्टीट्यूट है, ही सेड कि देखो यहाँ पर ये जो तस्वीर है बहुत बड़ी, वो हमारे गुरु उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब की है, और दूसरी तस्वीर देखिए लता मंगेशकर की है. आप देखिए दोनों को जोड़ने का काम कर रहे हैं शास्त्रीय संगीत और इसका, जो किन्हीं कारणों से अलग अलग धाराओं में चल रहे हैं, जिनको एक साथ में चलना चाहिए. उन्होंने एक चीज़ मुझे बताई कि एक बार उन्होंने पंडित भीमसेन जोशी जी से पूछा कि साहब देखिए हम लोगों को राग का पूरा जो विस्तार उसका इसमें विलंबित में, फिर मध्य में, फिर द्रुत में लाते लाते 45 मिनट्स पूरे एक राग की प्रस्तुति में लग जाते हैं. फिल्म वालों के पास तो 3 ही मिनट होता है. आप देखिए उनको क्या क्या करना है, उनको शब्दों के प्रयोग का, स्टोरी लाइन का और ये संप्रेषणीयता रहे, कम्युनिकेट कर पाए इन दैट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टू द व्यूअर्स, वो सब भी चीज़ ध्यान रखना है. वंडरफुल वे ऑफ लुकिंग एट इट. यस, एंड ही सेड कि देखिए दे आर एबल टू डू इन 3 मिनट्स. नाउ ऑफ कोर्स उस समय तो 3 मिनट के गाने बनते थे, तो अब तो 5-7 मिनट के भी बनते हैं, बट स्टिल दे आर एबल टू डू द एंटायर थिंग एंड देन गिव इट टू द पीपल. बिकॉज अगर हम ऐसे संगीत की रचना करते हैं जो लोगों को पसंद नहीं आया, या जो लोगों के कान में पढ़ करके उसको याद नहीं रहा, या उसको बार बार सुनने की मंशा नहीं हुई, तो फिर उस संगीत का फिर प्रयोजन क्या रहा. तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है जो फिल्म वाले कर रहे हैं, हमारे शास्त्रीय संगीत की ही व्याकरण को प्रयोग करके वो ऐसी रचनाएं बना रहे हैं जो कि लोगों को पसंद आ रही. तो आपके इस पूरी जर्नी में, इस काम में आपकी अपनी टीम तो थी, बट फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने भी आपकी मदद करी? जी, मैंने बहुत से लोगों को कांटेक्ट किया. इनफैक्ट जब उनको पता चला तो मेरे घर पे भी आए. जैसे संगीतकार रवि साहब मेरे घर पे आए और उन्होंने देख करके बहुत, अब आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन क्या क्या फिल्में उन्होंने बनाई, काजल, वक्त और हमराज और गुमराह, ये सब इतने अच्छे अच्छे, दो बदन, इन सब 14वीं की चांद, इन सब फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया. अद्भुत अद्भुत अद्भुत. तो वो कहने लगे ये तो क्या काम कर रहे हैं आप. हमने कहा आपने दरबारी कितनी जगहों पे प्रयोग किया है, तोरा मन दर्पण कहलाए दरबारी है, कितना अच्छा है. सो देखिए, कहते हाँ वो मैं बीच बीच में मेरा आ जाता था, ये कुछ ऐसे राग हैं जो मेरे बहुत प्रिय थे, तो इसलिए मैं उनका प्रयोग करता था. तो बहुत उनसे बातचीत हुई. फिर उसके बाद संगीतकार आनंद जी भाई अभी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, और वो भी मेरे घर आए और उनसे भी बहुत विचार विमर्श हुआ इन सब चीज़ों में कि कैसे कैसे कॉम्प्लिकेटेड उन्होंने जो कॉम्पोजिशंस बनाए. सलाम इश्क मेरी जान ज़रा कबूल कर लो, उसके अंदर पूरिया धनाश्री भी है थोड़ी देर के लिए.
विच इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट राग, बट ही डिड दैट। वो कहाँ पे आता है वो मैंने उनको बताया, कहने लगे हाँ ये तो यूज़ मैंने किया था। सो सच थिंग्स जब मैंने उनसे इंटरेक्ट किया, खयाम साहब मेरे घर आए और उनको भी बताया, तो मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, बेटा तुम इतना बड़ा काम कर रहे हो, इससे कम से कम लोगों को पता चलेगा कि हम लोग खाली जो है उथला म्यूज़िक नहीं देते हैं, इतना डीप म्यूज़िक देते हैं, क्लासिकल म्यूज़िक को यूज़ करते हैं। एंड ही एक्चुअली ही हैज़ यूज्ड उमराव जान में देखिए कितना अच्छा उन्होंने खमाज और पीलू का प्रयोग किया है उमराव जान के गीतों में। क्लासिक लेजेंड्स हैं वो। यस, एंड पुरानी उनकी फिल्में फिर सुबह होगी और शोला और शबनम, ये सब खयाम साहब की मोहब्बत इसको कहते हैं, इन सब में इतने अच्छे अच्छे, और ये रज़िया सुल्तान और फिर त्रिशूल और कभी कभी, ये सब फिर उमराव जान तो ये हुई, फिर अंजुमन है, ये सब इतनी अच्छी फिल्में उन्होंने दी। कितना सुंदर। हमने उनसे भी पूछा कि आप राग पहाड़ी का बहुत प्रयोग करते हैं, कहते हैं आपको अच्छा नहीं लगता? हमने कहा देखिए नहीं, बहुत अच्छा लगता है, और हमको ही नहीं अच्छा लगता, सबको कितना अच्छा लगता है। कुछ ऐसा भी हुआ है कि बहुत से संगीतकारों को कुछ विशेष राग बहुत प्रिय थे, जैसे शंकर जयकिशन ने मैक्सिमम गाने भैरवी में बनाए, यहाँ तक कि अपनी बिटिया का नाम भी उन्होंने भैरवी रखा। There's a wonderful feeling of achievement in this whole thing. But आगे जाके ये क्या यूज हो सकती है, उसका कोई आपने सोचा? इनिशियली आई डिडंट थिंक, आई थॉट कि हो सकता है मैं 100-200 गीत का एनालिसिस कर पाऊंगा, but gradually when I firmly believe in God in any form, and gradually I found कि जब मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, शक्ति मिल रही है कि ये काम मैं करता जाऊँ, और यहाँ तक मैं पहुँच गया, कंप्लीट हो गया। और अब जो ये पूरी जो एनालिसिस हुई है, when I took the print out of that, it is I found 168 different ragas in Hindi film songs. I have tried to cover almost all the popular songs because no song can be made without use of rag. Has to be there. किसी न किसी व्याकरण को तो उसे फॉलो करना ही पड़ेगा। कैसे फॉलो किया गया है, किस किस तरह से आया है, वो काम हमने किया है। और ये जब मैंने इसका प्रिंट आउट लिया तो प्रिंट आउट 3600 पेज में था, 3600 पेजेस। आई वाज रियली कि मैं क्या करूँगा इसका ऐसे। देन of course a thought came to my mind that I'll get it printed in the form of an encyclopedia. Okay. So this name which came to my mind is Cine Sangeet Ragopedia. Ah, okay. And it is going to be published very shortly, maybe September it will be out in 7 volumes. Okay. All 168 ragas with complete information about that rag. तो is the 7 volumes a coincidence, क्योंकि सुर भी तो साथ होते हैं? देखिए, it is just a coincidence. It has taken 7 years. The entire work has taken 7 years. Okay. And it is coming in 7 volumes. स्वर भी साथ हैं. Lucky 7. Yes, yes. So ये चीज़ हमारे स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होगा इससे, क्योंकि अक्सर ये होता है कि अरे गाना तो बहुत अच्छा है लेकिन किस राग में है, अब किससे पूछा जाए, तो इसलिए वो पलट करके देख लेंगे, उनको पता चल जाएगा कि ये राग है और इसका ये स्ट्रक्चर होता है और ये इसमें स्वर फॉलो होते हैं। वंडरफुल, So, बहुत डिटेलिंग है। yes, एब्सोल्युटली, कंप्लीट थिंग इज देयर। एंड उससे आगे जिज्ञासा भी बढ़ेगी लोगों को शास्त्रीय संगीत जानने की, क्योंकि प्रयोग तो सब हो ही रहा है शास्त्रीय संगीत का, लेकिन लोग जानते नहीं हैं। हाँ, धीरे धीरे ये इतनी बड़ी सांस्कृतिक धरोहर हमसे विलुप्त न हो जाए, क्योंकि ये धाराएं जो हैं कि सांस्कृतिक जो हमारा जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के जो कार्यक्रम होते हैं वो अलग तरह के होते हैं, उनके श्रोता भी अलग होते हैं, और जो फिल्म संगीत हैं उसके अलग होते हैं। तो कम से कम ये दोनों को जोड़ने का माध्यम तो है, ब्रिज बना दिया ना, यू लिंक्ड द टू। जी। हमने श्रीमती पांडे से पूछा कि पांडे जी क्या आपके लिए भी, क्योंकि गीतों में गुम रहते हैं, तो आपके लिए भी गाते हैं? कहते गाते नहीं हैं, कविता लिखते हैं। तो आप लिखते भी हैं? हाँ, कविताएं मैं बिल्कुल लिखता हूँ। इनफैक्ट ऐसा हुआ कि संगीत मेरे जीवन में पहले आया है, साहित्य बाद में आया। मैं तो साइंस स्टूडेंट रहा हूँ, तो संगीत से ही साहित्य सृजन की जो क्षमता है मेरे में आई है। और मैंने 3 पुस्तकें कविताओं की लिखी हैं, एक व्यंग संग्रह है, और 2 पुस्तकें मैंने लिखी हैं लघु कथाओं की।
तो इस तरह से जो थॉट्स आते हैं उनको लिख करके और वो पुस्तकें प्रकाशित हो गई हैं। कुछ कविता हमें सुनाएंगे? एक कविता मैं अवश्य सुनाना चाहूँगा। मेरी एक स्टाइल है, मैं चित्रात्मक कविताएं अधिक लिखता हूँ। एक पूरी पुस्तक मेरी प्रकृति पर है। पहली पुस्तक मेरी है बांसुरी, उसी की शीर्षक कविता मैं आपको सुनाता हूँ। अर्ली मॉर्निंग का सीन है। बांसुरी। एक स्वरलहरी कहीं मैं सुन रहा हूँ, लग रहा शीतल पवन कुछ कह रहा है, या सुगंधों में बसा आलस भरा सा बह रहा है। फूटते किसलय लरचते हिल रहे हैं, पुष्प पल्लव कुछ नए से खिल रहे हैं। एक माँ दुलरा रही है एक नटखट को, और वह बाला चली फिर नीर भरने दूर पनघट को। नदी इठला रही है, एक हिरणी एक शावक को तनिक बहला रही है। एक चकवे ने वहीं से सुर लिया है, फिर सुनी मैंने मधुर वह मुरलिया है। एक चरवाहा कहीं कुछ गा उठा है, फिर वो नन्हा सा कहीं मुस्का उठा है। आज पक्षी कुछ नया सा कह रहे हैं, आज झरने कुछ ठिठकते बह रहे हैं। कालिमा सब रात की अब धुल रही है, दूर मिश्री सी कहीं पर घुल रही है। फिर कहीं राधा मचल कर चल उठी है, हृदय में फिर से नई हलचल उठी है। सत्य होता एक सपना ले लिया है, गीत ने फिर जन्म अपना ले लिया है। भैरवी सुर ताल लय में फिर छिड़ी है, भैरवी सुर ताल लय में फिर छिड़ी है। फिर कन्हैया ने बजाई बांसुरी है। बिल्कुल एक चित्र सामने, एंड नॉट ओनली अ स्टैटिक चित्र, इट्स लाइक अ मूविंग द फ्रेम्स ऑफ अ फिल्म। इट्स सो ब्यूटीफुल, वंडरफुल। ये नेचर आपको बहुत इंस्पायर करता है? बहुत। एक पुस्तक मैंने पूरी लिखी धरा रंगों से भरी, उसमें 68 कविताएं हैं और सभी प्रकृति पर हैं। इतनी बड़ी देन ईश्वर ने हम लोगों को दे रखी है, उसी के सभी विभिन्न रूपों में मैंने वो लिखी वो पुस्तक। और आपको ताज्जुब होगा जानकर कि ये पुस्तक मैंने पूरी ट्रेन जर्नी के दौरान लिखी। अच्छा, ओके। क्योंकि मैं रेलवेज में हूँ, तो कहीं जा रहा हूँ तो रास्ते में आई हैव गॉट फुल टाइम अनडिस्टर्ब्ड, सो माय पेंसिल इज देयर, माय इरेजर इज देयर एंड कटर इज देयर रेडी विद माय डायरी, एंड आई एम राइटिंग ग्रेजुअली कि ये शब्द यहाँ पे ठीक है, और थॉट्स दे कम बिकॉज पर्वतों की। और देखिए, किसी को कंसीव करने में, आइडिया करने में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पहाड़ों के पास बैठें और वहाँ पर पहाड़ों के बारे में रचना करें। आपने कभी देखा है, वो आपके दिमाग में बैठा हुआ है, और वो थॉट को फिर आपने शब्दों में ढाल करके वहाँ पर ही उस वक्त जब एक बहुत सारा स्पेस होता है ना, तो उसमें एकदम उभर के आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब वो आई थिंक जो वो रेलगाड़ी जब चलती भी है, तो एक इट्स अ लिटिल लॉरी विच आपको बड़ी ना सेफली कुकून कर देती है। बहुत 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 सही है। उसमें से क्रिएटिविटी उत्पन्न होती है। इट्स सो रिदमिक, रेलगाड़ी इज सो रिदमिक, यू नो। लवली, इट हैज अ मेलोडी ऑफ इट्स ओन। वेरी मच। श्री पंडित, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर नॉलेज, योर पैशन एंड योर लव विद अस ओवर हियर। आपकी म्यूजिक की यात्रा, आपकी रेल की यात्रा, आपकी लिखने की यात्रा कायम रहे। Thank you so much for all the inputs that you bring. Wish you all the best. Thank you so much. Thank you.